जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह सुबह आज शुरू किया है ड्राइंग रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग। एक्चुअली क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ वहाँ की जो सोफ़ा कवर्स हैं उनको निकाला है मैंने। ये वही सोफ़ा थ्रो हैं जो आपके साथ शेयर किए थे, जिनमें मैंने टेसल्स को टाइट किया था और इनका लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन में। वो ही वाले हैं ये। तो इनको टाइट करने का, इनके टेसल्स टाइट करने का काम हो गया है और आज मैं इनको धो रही हूँ। तो आज वैसे मेरे कपड़े बहुत हैं लॉन्ड्री के, लेकिन मैं मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी बड़े हैं, हैवी हैं। मतलब मैं इनको धोऊंगी तो छत पे सुखाने ले जाऊंगी तो मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाएंगे धोने में और फैलाने में, ले जाने में छत तक। तो इसीलिए जो है फिर मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई। अब मैं उसको पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट डे के लिए। सिर्फ इनको धोऊंगी, इनके साथ किचन की डस्टर्स धुलेंगे जो रेगुलर, जो डेली धुलते हैं मेरे। और बस। तो इनको हाथ से ही धोती हूँ मैं। वैसे बिल्कुल मशीन वॉश है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये सोच के अपना प्लान मत वो करिएगा कि मतलब इनको हाथ से धोना पड़ेगा। बिल्कुल प्योर कॉटन के हैं, खद्दर कॉटन के हैं इनफैक्ट, और बिल्कुल रफ टफ हैं। मैंने टेसल्स लगाए हुए हैं इसमें, इसलिए मैं इनको हाथ से धोती हूँ, जिससे कि लूज ना हो टेसल्स, और जो मैंने बीड्स लगाए हुए हैं टेसल्स के बीच में वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे है ये तीन। वैसे मेरा जो सोफा है वो 3 सेट वाला है, मतलब एक 3 सीटर है, बाकी के दो 2 सीटर्स हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसको जो है मंगाया था। तो ये 3 पीस हैं, एक 3 सीटर का है, दो 2 सीटर के हैं। तो जगह घेरते हैं। दो तो टब में आ गए, एक नहीं आया, तो फिर मैंने उसके लिए बाल्टी में अलग से जो है पानी बनाया है। और मैं इसको रूटीन वाला जो सर्फ होता है उसमें धो रही हूँ। कोई इजी या किसी कोई ऐसा माइल्ड डिटर्जेंट नहीं लिया है मैंने, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो इनको भिगा दिया और उसके बाद पोछे की बाल्टी भी मैं यहीं ले। आजकल जो पोछे का पानी है थोड़ा गर्म लेती हूँ, ल्यूक वार्म से थोड़ा सा तेज लेती हूँ, और उसी से पोछा लगता है। तो देखिए पोछा एक तो बहुत साफ, बहुत बढ़िया, फर्श बिल्कुल कांच की तरह चमक जाता है गुनगुने से गर्म तेज पानी में लगाओ अगर पोछा। दूसरा, हाथ जो है उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा रहता है, तो हाथ जब गर्म पानी में डूबते हैं बार बार तो अच्छा लगता है। इनको ना डिटर्जेंट के पानी में डिप करने से पहले मैंने एक बार गूगल पे वेदर फोरकास्ट देख लिया था। तो हल्का क्लाउडी, हल्का सनी डे है। और मतलब ये ऐसे है ना कि मैं इनको अंदर नहीं सुखा सकती। अंदर सुखाऊंगी तो जो कपड़ा है वो तो सूख जाएगा, लेकिन टेसल्स जो है हालांकि वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में मैं स्पिन करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इस तरीके के कपड़े रहते हैं ना, जिनको हमें धो के अंदर बंद करना रहता है, तो वो अगर धूप में सूख जाए तो ठीक रहता है। तो और एक तो ये वजह थी। दूसरा, छत पे सुखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जगह बहुत घेरेंगे, बड़े हैं, लंबे चौड़े। तो लॉन्ड्री हैंगर में डाल भी दूंगी तो फिर सीधे सीधे नहीं आ पाएंगे, इनको मुझे फोल्ड करके डालना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको छत पे डालूंगी। अच्छा, उसके बाद जो है नहा लिया था क्लीनिंग करने के बाद। और ड्राइंग रूम की बाकी वैसे कोई क्लीनिंग नहीं की है मैंने, जस्ट ऐसे ही जो रूटीन चलता है झाड़ू पोछा वही किया है। अब राउंड लगेगा पूरे घर का एक बार फिर से डीप क्लीनिंग करने का, क्योंकि पूरी ठंड गुजर गई और नॉर्मल जो रोज का क्लीनिंग है वही हो पाता है ऐसे में, इतने खराब मौसम में। तो वो लगेगा और शेयर करूंगी आपके साथ। तो अभी बन रहा है जी ब्रेकफास्ट में आलू और पूड़ी। बहुत ही कॉमन, बहुत ही रूटीन नाश्ता है, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ऐसी चीजें बनाना, और ज्यादातर हम लोग बनाते हैं ट्रैवल में। इसकी याद दिलाई मेरे हस्बैंड ने। पूड़ी आलू खाने का उनका बहुत दिन से मन था। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में सब्जियां रखी हुई रहती है तो लगता है कि आलू क्या बनाओ, पहले उन्हें खत्म करो। तो आज कुछ चांस ऐसा हुआ कि सब्जियां भी हमें लेने जाना है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, तो इसलिए भी फिर मैंने बना लिया। और आलू पूड़ी जो है ऐसा नाश्ता है ना कि मतलब कई चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग पसंद करते हैं लेकिन कई बार याद नहीं रहती, ये उन्हीं में से एक है। तो अभी मैंने जो ये आलू बनाए हैं, जीरा आलू, एक्चुअली जीरा आलू की भी कोई रेसिपी पूछ रहा था आप ही लोगों में से एक तो कुछ भी नहीं है, वैसे बहुत सिंपल है। फिर भी मैं ओरली बता दूं कि सरसों के तेल में जीरा हींग डाला है, सिंपली बॉईल किए हुए कट किए हुए आलू डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डाला, दैट्स इट। मिला दिया, खोल खोल के बीच बीच में भून लेंगे और काम हो जाएगा यहाँ पे डन। आटा मैं पूड़ी का लगा रही हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक है पूड़ी का आटा लगाने के लिए, कि अगर आपकी पूड़ियाँ थोड़ी सी सौगी सी हो जाती हैं, थोड़ी सी तेल ज़्यादा पी लेती हैं, या थोड़ा सा च्यूई सी हो जाती है ना, तो यहाँ पे पता है आप क्या कर सकते हो कि जो गेहूं का आटा लिया है उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दो। जैसे जो काम वो करता है अपना, ये क्या कहते हैं उसे, जो हल्का सा ऑयल डालते हैं ना, मोयन, जो काम मोयन करता है ऑलमोस्ट वही काम सूजी करती है, लेकिन थोड़ा सा हेल्दियर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो आटा लिया था ना, उसमें मैंने, आप मान के चलो कि जितना आटा था उसके आधे
या आधे का आधा के अराउंड मैंने सूजी ली है, रूटीन वाली सूजी जिससे हम लोग इडली वगैरह बनाते हैं वो। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ सूजी और आटा को लेके मैंने मला है गुनगुने पानी से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गुनगुना पानी लेना है। पूड़ी का आटा अगर आप टाइट लगाओ ना तो वैसे भी पूड़ियाँ जो है तेल नहीं पीती हैं, तो मैं वैसे भी पूड़ी का आटा टाइट लगाती हूँ, लेकिन अगर आपसे पूड़ी का आटा टाइट नहीं लग पाता है तो आप सूजी मिला के आटा गूंदा करिए, और रूटीन जैसे आप रोटी वाला आटा गूंदते हैं ना वैसा ही गूंदिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सूजी फूलती है और आटा अपने आप टाइट हो जाता है। तो इस तरीके का जो टाइट आटा होता है, एक तो उसकी पूड़ी बेलने में आपको पॉलीथिन की जरूरत नहीं पड़ती, सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका तेल खराब नहीं होता। तेल जिसमें मतलब आटा सूखा गिरता है ना तो तेल खराब हो जाता है, वो दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा जो आपकी पूड़ियाँ बनती हैं बिल्कुल क्रिस्प करारी बनती हैं। आप देख सकते हैं मैं पूड़ियाँ डालती जा रही हूँ कैसरोल में और सारी बिल्कुल फूली फूली और करारी कुरकुरी हैं। अभी मैं तो आपको क्रंच सुनाई दे रहा होगा, और ये रखी हुई पूड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने गैस से निकालते ही इसको तोड़ा है। थोड़ी देर रखने के बाद मैंने इसको हल्का सा ब्रेक किया था। थोड़ी देर रखने के बाद भी अगर आप पूड़ी खाएंगे ना तो कुरकुरी ही रहेगी। मैं आपको यहाँ पे पूरा बंच इस तरीके से दबा के दिखा रही थी कि देखिए ठंडी पूड़ी भी करारी रहती है इसकी। तो पूड़ी बनाई मैंने और उसके बाद जो है वही हमारा ब्रेकफास्ट था, वही हमारा लंच था, क्योंकि बच गई थी पूड़ियाँ बहुत सारी और हैवी हो गया था, क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन उसमें आपने देखा होगा मैं कभी भी पूड़ी और पकौड़ी वगैरह बहुत ही रेयर बनती है हमारे घर में, मतलब ना के बराबर बनती है। तो जब बनती है ना तो बहुत हैवी हैवी सा लगता है उनको खा के। तो आज जो दिन का लंच है वो तो खैर स्किप हो गया। फिर मैं शॉप पे चली गई, शॉप से आके सूख गए थे कपड़े लकीली, आज धूप जो आई थी, वैसे तो हल्की हल्की धूप आ जा रही है लेकिन बहुत देर में आ रही है, 12 1 2 बजे के बाद। बट आज जो धूप आई थी ना वो बहुत मतलब उसमें थोड़ी सी तेजी थी, और मेरे जो ये कवर्स थे ये अच्छे से सूख गए थे। मैंने 2 3 तारों में खोल के फैला के गई थी, जिससे अच्छे से अंदर बाहर हवा लग जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं इनको पलटाने जाऊं फिर उनको लेने जाऊं। तो मैं इस तरीके से फैलाती हूँ तारों में ना, 2 3 तारों में खोल के, कि अंदर से बाहर से आगे पीछे अच्छे से हवा लग जाए और ये सूख जाए। और खूब सारी चिमटियां लगा के रख देती हूँ जिससे कि उड़े ना कवर। और इसीलिए मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई थी, क्योंकि फिर तार जो है ना वो कपड़ों से घिर जाते हैं, तो इनके लिए फिर जगह नहीं बचती। साथ ही मैंने डोरमेट भी धोए थे, मेरी बेटी के कमरे का है, एक ड्राइंग रूम का है, तो मतलब मैंने आज काफी हाथ से धोने वाले कपड़ों का काम किया है। और किचन के जो डस्टर रूटीन बेसिस पे धुलते हैं वो तो खैर रोज ही धुलते हैं, रोज ही चेंज होते हैं। और डोरमेट भी बहुत दिन के बाद धुल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये जब से कोहरे वाला मौसम और ठंड बढ़ी है ना तब से मैंने डोरमेट्स नहीं धोए थे और बहुत गंदे हो रहे थे। तो ये हो गया जी काम बहुत बड़ा वाला। और अब ऐसा है ना जैसे जैसे हल्का हल्का मौसम की जो ठंड है वो कम हो रही है अभी, तो अब मुझे घर में गंदगी दिखाई देने लग रही है, क्योंकि थोड़ा से हाथ पैर खुलते हैं ना जब धूप आती है। तो अब ये लग रहा है कि जल्दी से पूरा घर साफ कर डालूं। और साड़ी से ड्रेस बनाने का एक कमेंट पहले भी आया था और अभी फिर आया था। आप देखिए, साड़ी से ड्रेस बनाना ना, अगर या तो आप बुटीक में सिलवाते हो, और बुटीक भी अच्छा वाला बुटीक हो, मतलब बढ़िया वाला जिसमें जो कपड़े को बिल्कुल मेकओवर कर देते ना उस तरीके का, तो आप दे दीजिए। तो वहां पे तो ये है कि अगर आपका थोड़ा पैसा जाएगा भी तो पैसा वसूल वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेलर्स को सिलवाते हैं कपड़े, तो मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मैंने एक आध बार साड़ी से बनवाया है, सूट बनवाया। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सोच समझ के बनवाया था, तो भी उसके बाद भी मतलब जो रिजल्ट मिला मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। और ठीक है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको ड्रेस, लेकिन जितना मुझे लुक चाहिए था ना वो नहीं आ पाया था उसका। तो या तो आप बिल्कुल अच्छे बढ़िया वाले बुटीक से सिलवाएं जो कि बिल्कुल कपड़े का कहना चाहिए ना कि बिल्कुल बढ़िया से वो लोग उस कपड़े को यूटिलाइज करते हैं और बहुत अच्छा उसका आउटपुट निकाल के देते हैं। लेकिन अगर आप टेलर से सिलवाते हैं, रूटीन वाले जो अपने टेलर भैया होते हैं इन लोगों से, तो वो लोग ना इतने अच्छे से जो है कपड़े के साथ उसके डिजाइन के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि साड़ी जो हम सिलवाने के लिए, जिसका ड्रेस बनवाने के लिए हमने दी थी ना, वो साड़ी भी नहीं रह जाती हाथ में, और जो ड्रेस निकल के आता है वो भी इतना बढ़िया निकल के नहीं आता, पैसे जाते हैं वो अलग, क्योंकि इस तरीके के जो कपड़े आप सिलवाते हो ना उसका चार्ज भी ज्यादा जाता है। तो या तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी साड़ियाँ हैं, आप पहले खुद समझें, उस साड़ी को अच्छे से फैला के देखें, उसको अपने पे लगा के देखें कि किस तरीके का ड्रेस उस साड़ी पे जाएगा बन के। क्योंकि हर साड़ी से सूट बने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत आइडियाज़ देखती हूँ, तो वो लोग तो मतलब बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो वो साड़ी से ब्लेज़र भी बना रहे हैं, स्कर्ट्स भी बना रहे हैं। तो इस लेवल का अगर आपका जो टेलर है
वो इतना स्किल्ड है तो आप रिस्क लीजिए अगर आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, हैवी है, महंगी है। अदरवाइज उसको साड़ी के तौर पे ही पहनते रहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत भी सेंस रखते हैं फैशन का और थोड़ा सा अपने ऊपर कपड़े उपड़े मतलब देख लेते हैं, आपको आइडिया है ना, तो फिर पहले उसको साड़ी को देख के आप खुद डिसाइड करो कि उसका कौन सा ड्रेस बन के अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर अपने टेलर को अच्छे से समझाइए कि भैया ऐसे 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 बनना है, तभी सिलने दीजिए। नहीं तो साड़ी जो है वो खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने अगर जाके साड़ी आपने टेलर को दे दी और बोला कि भैया इसकी कोई अच्छी सी ड्रेस बना दो या सूट बना दो ना, तो वो कुछ का कुछ करके दे देगा और आपको उतना मजा भी नहीं आएगा। तो कई बार और ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक आध बार मेरे जानने वालों के साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब उन्होंने अच्छी खासी साड़ी सिलने के लिए दे दी और वो टेलर ने कुछ का कुछ कर दिया, बाद में उनको वो साड़ी के से भी गए हाथ से धो, मतलब साड़ी से भी हाथ धो बैठे, और जो ड्रेस बन के आई वो भी उसको वो पहनते नहीं है, वो रखी हुई है ऐसे ही। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अभी फिलहाल मैंने अपना जब बेड बॉक्स क्लीन किया था तो कुछ एक साड़ियाँ निकाली थी, तो मैं खुद भी बहुत डाइस हूँ इस चीज को लेके, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उन साड़ियों को रीपर्पस करूँ, बट कंफ्यूज हूँ इसी वजह से कि मतलब कैसे करूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं ये वाला ब्लॉग तो खत्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट ब्लॉग जब दिखाऊंगी ना आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में वो साड़ियाँ दिखाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको समझा पाऊँ। तो एक आध कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जिनका मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उनको रीपर्पस करूँ, रीयूज करूँ। तो फिर मैं अभी दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैसे मैंने क्या क्या डिसाइड किया और मैं उससे क्या बनाने वाली हूँ। और मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि जो मैं बनाने वाली हूँ कि वो अच्छा बनेगा भी या नहीं, लेकिन मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं खुद से स्टिच करूंगी तो मेरा पैसा बच रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। दूसरा, वो जो साड़ी मैं यूज कर रही हूँ वो इतनी अच्छी, इतनी हैवी, इतनी महंगी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिंट मैं उसका कुछ बनाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए इतना महंगा सौदा नहीं बैठेगा। लेकिन आप अगर कर रहे हैं इस तरीके का कोई काम तो सोच समझ के करिएगा। तो यहाँ पे डिनर में बन रही है शलजम, आलू और मटर की रसे वाली सब्जी। मटर मेरे पास खत्म हो गई थी, तो जो मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी ना, मैं अभी उसी को यूज कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब बीच बीच में फ्रीज करती रहूंगी थोड़े थोड़े बैचेस में ना, तो मेरा जो स्टॉक है वो जमा हो जाएगा गर्मी के लिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो मटर, ये वही मटर है जो मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी। अभी तो फ्रेश है, तो मैं क्या मतलब क्या ही बोलूँ कि ताजी है या हरी है, लेकिन ऐसी ही रहती है जैसे अभी आपको दिख रही है ना, वैसे ही रहेगी ये पूरा गर्मी भर। तो ये सब्जी बनी, आटा लगाया, उसके बाद अपना रूटीन वाला वो रोज वाला वही काम। देन मैंने जो पैन में पानी रखा है ना, उससे आटा गूंदा गुनगुने पानी से, फिर थोड़ा सा और उसमें ऐड करके पानी गर्म किया, एक गिलास में गर्म पानी लिया, उसको पिया। और मैंने आज सूप नहीं बनाया था, तो नॉर्मली आजकल डेली ही बन जा रहा है सूप, जब से कोहरा और जबरदस्त वाली ठंड पड़ी है। तो एक आदत सी पड़ गई है इस टाइम पे कुछ पीने की गरम गरम, तो वो नहीं था आज, तो मैं उसे मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। और जब मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि जब आप कुछ ऐसी चीज मिस करो कि मतलब चाय कॉफी ऐसी चीज है ना, तो गर्म पानी बढ़िया से अपना करके पी लो, गर्माहट भी आती है और क्रेविंग भी शांत हो जाती है और अननेसेसरी अनहेल्दी चीज भी पेट में नहीं जाती। तो वही मैं कर रही हूँ अभी। इसके बाद फिर मैंने जो पानी था, एक गिलास, मतलब गुनगुना पानी नहीं पीना आपको और ना ही बहुत खौलता हुआ पानी पीना है, हल्का सा गुनगुने से तेज गर्म करिए, मतलब ऐसा हो कि आप बैठे हैं उसे तो चाय की तरह सिप सिप करके पिए। तो वो जो एक रहती है ना कि बैठे हैं तो लाओ कुछ चाय पी लें या कुछ कॉफी पी लें, वो वाली चीज नहीं रहती है। और बहुत सुकून सा मिलता है गर्म पानी पी के। तो खैर इसके बाद डिनर विनर का काम करने के बाद आज मुझे ऑयलिंग करनी थी, तो अपना जो ऑयल है उसको मैंने गरम किया, मतलब डायरेक्टली फ्लेम पे गरम नहीं करती हूँ, उसको डबल बॉयलर मेथड से गरम करते हैं। जैसे तेल कहते हैं ना कि अगर डायरेक्टली उसको हीट पे रख दो, गैस पे रख दो, तो कहते हैं कि उसका जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं भी गरम नहीं करती उसे, सीधे गैस पे रख के, पहले मैं कर लेती थी लेकिन जब से ये पता चला है तो मैं उसे गर्म पानी के ऊपर रखती हूँ कटोरी को, उसमें ऑयल रखती हूँ, देन गरम करती हूँ। तो जो ऑयल लगा रही हूँ, पिछली बार जब लगा रही थी तो आप लोग पूछ रहे थे ना, तो ये सरसों का ही तेल है। बस मैंने इसमें इन्फ्यूज किया हुआ है कुछ कुछ चीज़ों को, जो कि बहुत पहले से रखा हुआ है ये ऑयल, एक्चुअली पिछली ठंड में से रखा हुआ है ये, क्योंकि गर्मी में मैं बनाती थी तो कोकोनट ऑयल में बनाती थी, फिर वो विंटर्स में जम जाता था, फिर उसको मुझे मेल्ट करना पड़ता, तो फिर मैंने विंटर्स के लिए सरसों के तेल में बनाना शुरू किया। और मैं बालों को लेके बहुत केयरलेसनेस करती हूँ, तो जो ऑयल है ना, पिछली विंटर्स से रखा रखा ये जाड़े आ गए, लेकिन मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जबकि बहुत ज्यादा बनाया भी नहीं था। लेकिन अभी इस बीच में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है बालों पे, तो अब धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है और खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसमें कड़ी पत्ता, कलौंजी और ये सब चीजें इन्फ्यूज करी थी। और
ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करो, बहुत माइंडफुल होके करो और उसका रिजल्ट आपको देखने को ना मिले। मैंने बीच में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बालों पे, तो बालों की क्वालिटी भी ख़राब हो रही थी, बाल झड़ भी बहुत रहे थे। लेकिन अब मैंने ध्यान देना शुरू किया है ना, और जो मैंने टोनर बना के लगाना शुरू किया था, आपके साथ में शेयर भी करी थी बहुत दिन से, उसको मैं 5 से 6 बार बना चुकी हूँ। और वो बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि मैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लगा रहे हैं उसे। तो मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि आपको कोई इफ़ेक्ट दिखा कि नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं ध्यान देती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है उसे लगा के कि मेरा जो हेयर फॉल है बहुत हद तक सबसाइड हुआ है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मुझे नहीं होता है वैसे, लेकिन जो भी होता था वो कम हुआ है। क्योंकि जैसे आप बाल धोते हो तो बाथरूम में जमा होते हैं बाल, या बाल वैसे बनाओ या ऑयलिंग करो तो भी बाल गिरते हैं बहुत सारे। तो वो ना बहुत कम गिर रहे हैं। और हो सकता है ये मुझे मतलब मैं गलतफ़हमी में हूँ या मुझे वहम हो रहा हो, तो मैं आपको अभी एश्योरेंस नहीं दूँगी, गारंटी नहीं दूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ा टाइम और लगा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना और कैसा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, और मिलेगा तो फिर उसके बाद पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, लगाने का तरीका भी बताऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऑयल लगा रही हूँ, और एक कटोरी पूरी खाली हो गई थी, तो मैं उसको पूरा अच्छे से मैंने पूरी कटोरी खाली कर ली और मसाज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ना कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मसाज करते हो, आपका हाथ नहीं थकता? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर वैसे तो मेरे को तो परमानेंट शोल्डर पेन रहता है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती। लेकिन अगर आपको मसाज वाला इफ़ेक्ट चाहिए स्कैल्प पे, और आप नहीं अपने हाथों से कर पाते हैं मसाज बालों में अच्छे से, और आपके पास कोई दूसरा नहीं है जो आपकी मसाज कर पाए ना, तो आप क्या किया करो कि तेल लगा लो पहले, गरम तेल। तो उसके बाद मतलब 2-3 मिनट के लिए लगातार बालों में कंघी करो। तो देखिए, मसाज का जो मतलब होता है वो यही होता है कि आपने जो ऑयलिंग करी है उसके बाद आप मसाज करते हैं, तो उसका तरीका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो इंटेंसिफाई हो, और जो आपने चीज़ लगाई है वो अंदर तक पेनिट्रेट करे, उसका जो फ़ायदा है। वही काम कंघी करने से भी आपका हो जाता है। कंघी करो आप 2 मतलब 1 मिनट तक लगातार, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल इतनी रिगरसली आप कोम्ब करें बालों में कि आपको जलन होने लगे स्कैल्प पे, ऐसा नहीं, लेकिन कर लो आधा मिनट, 1 मिनट तक। तो वो भी आपको मसाज वाला ही इफ़ेक्ट देगी, और मैं यही करती हूँ, कंघी कर लेती हूँ 2-3, मतलब 2-3 मिनट नहीं, ज़्यादा हो गया ये। 1 मिनट और नहीं तो आधा मिनट, 30 से 35 सेकंड कंटिन्यूअसली आप पूरे स्कैल्प में कोम्ब कर लो अच्छे से। उसके बाद बालों को बहुत टाइट नहीं बाँधना है, हल्का-सा रबर बैंड या जो अपना ये क्लिप क्लचर जो भी लगाते हो उससे बांध लो। और मेरा तो हेयर ऑयलिंग का ये रूटीन अभी बन गया है फिलहाल। पहले भी था कि जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मेरा एक चादर जो है वो रेडी रहता है, वो मैं अपने पिलो के ऊपर लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही दिक्कत होती है कि पिलो खराब हो जाते हैं। तो आप अपने पास ना हमेशा ऑप्शंस रेडी रखो, मतलब बहाने नहीं होने चाहिए आपके पास उसको रिजॉल्व करने के तरीके होने चाहिए। तो पहले एक चादर बना लीजिए जो आपके कुशन को, आपके पिलो को बचाए आपके बालों में लगे हुए तेल से। दूसरा जो काम करती हूँ, ये करती हूँ कि जो भी मैंने हेयर टाई या हेयर बैंड या हेयर क्लचर जो भी लगाया होता है ऑयलिंग के बाद वो, और जो कोम्ब मैं यूज़ कर रही हूँ वो, उन दोनों को ही नेक्स्ट डे जब मैं हेड वॉश करूँगी ना, तो वो भी साथ में धो लेती हूँ गर्म पानी से। तो अभी गलती से कभी यही कंघी इस धुले हुए बालों में लग जाती है ना, तो बाल फिर से ऑयली हो जाते हैं। तो उनको पहले ही धो लिया। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान आप पहले से ही रख लो ना, तो मुश्किल लगने वाली, उलझन देने वाली चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं, और एक सिस्टम सा बन जाता है बहुत सिंपल सा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।